हो जाए, मैं इस राज का पता लगाए बिना यहां से नहीं निकलने वाला। एजेंसी के बॉस के केबिन में बंद शिखर के दिमाग में यही चल रहा था। शिखर बड़ी तेजी से बॉस के कंप्यूटर पर लिखते हुए अपने शुभचिंतक का पता लगाने की कोशिश की जा रहा था। केबिन के बाहर खड़ा बॉस पुलिस को फोन लगाने लगता है। अनन्या दरवाजे के बाहर खड़ी शिखर को आवाज लगाई जा रही है। केबिन के अंदर शिखर ने बॉस के कंप्यूटर में सारी फाइल छान मारी, मगर उसकी सेक्रेटरी बबीता की फाइल कहीं नहीं थी। शिखर के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। आखिर कहां गई ये फाइल? कहीं कंप्यूटर से तो किसी ने डिलीट नहीं कर दिया? अब कैसे पता लगाऊं बबीता को किसने नियुक्त किया था? बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज होते जा रही थी। तभी शिखर की नजर वहां कंपार्टमेंट में रखे फाइल्स पर जाती है और वो सोचता है, भले ही कंप्यूटर से किसी ने डिलीट कर दिया हो, मगर रजिस्टर में जरूर लिखा होगा उसका नाम। और कंपार्टमेंट की उन फाइल्स पर शिखर ढूंढने लगता है। केबिन के बाहर बॉस पुलिस को फोन लगा ही रहा होता है कि उसे एक संदेश आता है, जिसे देखकर वो शांत हो जाता है और पुलिस का फोन काट देता है। आराम से कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठकर शिखर के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। अनन्या बॉस के बर्ताव में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान होते हुए पूछती है, अचानक से क्या हो गया आपको? आप तो पुलिस को फोन लगा रहे थे ना, क्या हो गया? तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और हारा हुआ शिखर बाहर आता है। बॉस अनन्या को अपने फोन में आए हुए संदेश दिखाकर बोलता है, शिखर को जो मर्जी वो करने दो, ये एजेंसी उसके नाम कर दिया गया है। उसे जिस फाइल की तलाश है वो कल रात ही सारे रिकॉर्ड से हटा दिया था हमने। शिखर वहां से बिना रुके निकल जाता है और उसके पीछे अनन्या। शिखर को पता लग गया था, उसे यहां से अपने शुभचिंतक के बारे में कुछ पता नहीं लगने वाला। शिखर और अनन्या जैसे ही एजेंसी के बाहर आते हैं, उनकी कार में बैठी पहले से शिखर की सेक्रेटरी इंतजार कर रही होती है। शिखर अपने हाथ को भींचते हुए सेक्रेटरी के सामने जाकर खड़ा होता है। कुछ बोलना तो चाहता है मगर बीच में ही रुक जाता है। सेक्रेटरी शिखर को देख के बोलती है, आपके आज के काम का निर्देश आ चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा। शिखर अपना चेहरा कसते हुए बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, ना ही तुम्हारे शुभचिंतक की कोई बात मान रहा हूं आज के बाद, जब तक वो खुद आकर मुझसे ना मिले। शिखर ये बोल के अनन्या के साथ वहां से जाने लगता है। सेक्रेटरी ड्राइवर को इशारा करती है और ड्राइवर कार धीमी रफ्तार में शिखर के साथ साथ चलाने लगता है। सेक्रेटरी शिखर को बोलती है, पैसों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मुझे जो पैसे मिले हैं उसके बदले मुझे आज तुमसे 3 किताबें खत्म करवा के उनकी परीक्षा लेनी है। मैं अपनी अगर ये जिम्मेदारी ना निभाऊं तो उसके परिणाम होंगे। तुम जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो उसके भी परिणाम होंगे जिनका तुम्हें सामना करना होगा। अगर इतने पैसों के बदले में कुछ किताबें पढ़ने को बोला जा रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? शिखर अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, बात किताब पढ़ने की नहीं है, बात है मेरी आजादी की। मुझे पैसों के बदले अपनी आजादी नहीं बेचनी किसी को। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपनी जिम्मेदारी की तो लो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से अभी मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें अपने सेक्रेटरी के काम से निकालता हूं। आज के बाद मेरा पीछा मत करना। ये बोल शिखर बिना एक बार भी पीछे मुड़े अपना सर ऊंचा किए अनन्या के साथ वहां से चला जाता है। अपने दोस्तों के झुंड के साथ बैठा अंकुश शिखर के बारे में ही सोचे जा रहा था। वह सड़क छाप लड़का अनन्या के करीब आए जा रहा है, हम सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगा है और अब तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिया उसके आगे। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई? अंकुश और चुप नहीं रह सकता था, वो बोल पड़ा, उस सड़क छाप लड़के का तो कुछ तो करना ही होगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अंकुश की बात सुनकर एक दोस्त बोला, जब पुलिस ने उसके सामने हाथ खड़े कर दिए तो हम क्या चीज हैं? मैं तो बोलता हूं हम भी उसके सामने झुक के ही रह लेंगे आज से। एक और दोस्त इसके समर्थन में बोला, मुझे भी ये सही लग रहा है, आखिर क्यों पंगे लेना उससे? अंकुश अपनी आवाज उठाते हुए बोला, मैं नहीं झुकने वाला उस सड़क छाप के सामने। जिस सड़क छाप को हम अपने उंगलियों पे नचाया करते थे, जिसे हम बस इस कारण से अपने साथ रखते थे कि उस पे हंस सके, आज वो सबके सामने हमारा मजाक उड़ा रहा है। अंकुश की बात सुनकर एक लड़का उसके समर्थन में बोला, हमें मिलकर और शिखर को उसकी औकात दिखानी चाहिए, वरना आगे चलकर हमें और दबाने की कोशिश करेगा वो।
ये सुनकर अंकुश बोल पड़ता है, तुम में से जिसको भी उसका पालतू कुत्ता बनना है वो रह सकता है, मगर मैं तो उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अगर किसी को मेरे साथ आना है तो वो आ सकता है। इतना बोलकर अंकुश वहां से उठ के जाने लगता है और उसकी बात सुनकर कुछ लड़के उसके पीछे चल देते हैं शिखर को सबक सिखाने। शिखर अपने होटल के कमरे में इधर से उधर चले जा रहा था। जो भी हुआ उसे अपने मन में बार बार दौड़ाते हुए। तभी उसके फोन में एक संदेश आता है और शिखर जैसे ही वो संदेश पढ़ता है मानो अपनी जगह पे ही जम जाता है। बैंक से शिखर को आए संदेश में लिखा था कि उसके खाते से पूरे 10 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। शिखर भी सोच में पड़ जाता है कि मेरे खाते से मेरे अलावा और कौन पैसे निकाल सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तुरंत बैंक जाकर इस बात की पड़ताल करनी चाहिए। हो ना हो यही मुझे शुभ चिंतक तक ले जाएगा। शिखर बिना समय बर्बाद किए सीधा टैक्सी में बैठकर कस्टमर सर्विस से बात करता हुआ उस बैंक तक पहुंच जाता है जहां उसके खाते से पैसे निकाले गए हैं। उस बड़े से बैंक में शिखर जैसे ही प्रवेश करता है तुरंत उसके पास एक रिसेप्शनिस्ट आती है। नमस्ते सर, मैं आस्था। आज मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? शिखर रिसेप्शनिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ एक अपने खाते से जुड़ी शिकायत दाखिल करवाने आया हूँ। क्या शिकायत सर? आस्था ने सवाल उठाया। किसी ने इस बैंक की शाखा से मेरे खाते से पूरे 10 करोड़ रुपए निकाले हैं। शिखर ने सीधे सीधे जवाब दिया। शिखर का हुलिया देखकर आस्था यही सोच रही थी कि ना ही इतने खास कपड़े पहने इसने, शक्ल धूप की वजह से काली हो रखी है और उंगलियों पर खरोचों के निशान हैं। देखकर तो कोई गरीब ही लग रहा है ये। इसके पास कहां से आएंगे इतने पैसे? बस ऐसे ही वक्त बर्बाद करने तो नहीं आ गया ये यहाँ। भले ही आस्था को शिखर की किसी भी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मगर बैंक से मिल रहे कच्चे खासे पगार ने आस्था को उसके सबसे अच्छे व्यवहार में ही शिखर से आगे बात करने पर मजबूर किया। आस्था अपने बाहों को छाती के सामने मोड़ते हुए पूछती है, मुझे आपके खाते का नंबर चाहिए होगा इस बात की पड़ताल करने को। शिखर को नंबर ठीक से तो याद नहीं होता है। वो अपनी जेब से फोन निकालता है जिसमें ये सारी जानकारी है, मगर शिखर का फोन बैटरी ना होने की वजह से बंद हो जाता है। पहले एजेंसी फिर इस बैंक वाले कांड की वजह से शिखर को अपना फोन चार्ज करना भी याद नहीं रहा और शिखर का फोन बंद देखकर आस्था समझ जाती है कि शिखर बस नाटक कर रहा है। आखिर इस गरीब के इतने पैसे कहां से आएंगे? शिखर की परीक्षा लेने आस्था उससे पूछती है, सर क्या मैं पूछ सकती हूँ 10 करोड़ कटने के बाद आपके खाते में अभी बकाया राशि लगभग कितनी होगी? शिखर सोचते सोचते बोलता है, 50 थे मेरे पास। 8 का ब्लू लिली होटल खरीद लिया मैंने, 2 एजेंसी को दे दिया था जो वापस आने वाले होंगे और 10 कटने के बाद कुल 30 करोड़ बचे होंगे। शिखर की बात सुनकर आस्था तीखी आवाज में बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि दिखावा करने की भी एक हद होनी चाहिए? आस्था सर बोलना तो दूर अब शिखर के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर चुकी थी। शिखर को आस्था से बहस करने का मन बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी नजर वीआईपी रिसेप्शन रूम के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो उस ओर बढ़ जाता है। आस्था एक पल के लिए दंग रह जाती है, फिर शिखर के पीछे जाते हुए चिल्लाती है, सिक्योरिटी! मगर आस्था को शिखर को रोकने में देर हो गई थी। शिखर उस कमरे के आधे खुले दरवाजे को धक्का मार के अंदर घुस जाता है। अंदर कमरे में एक 40 साल का आदमी डेस्क के पीछे बैठे शिखर की ओर देखता है। शिखर को वहां देख के वो भी चौंक जाता है। फिर उसकी आंखें कमरे के अंदर आई आस्था पर पड़ती है। आस्था माफी मांगते हुए बोलती है, मैं अभी इसे यहाँ से लेकर जाती हूँ, और शिखर का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है, मगर शिखर वहां से हिलता भी नहीं। डेस्क के पीछे बैठे मैनेजर महात्रे बोल पड़ते हैं, आस्था, ये कौन सा तरीका है हमारे वीआईपी ग्राहकों से बात करने का? शिखर सर, आइए, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैनेजर महात्रे की इस बात को सुनकर शिखर और आस्था दोनों चौंक जाते हैं। मैनेजर आस्था को बाहर भेजते हुए शिखर को सामने वाली कुर्सी पर बैठने को बोलता है। शिखर टूटे शब्दों में बात करते हुए पूछता है, मगर आपको कैसे कि मैं? मैनेजर अपनी कुर्सी में सिकुड़ते हुए बोलता है,
मुझे जैसे ही आपके खाते से 10 करोड़ निकालने का आदेश मिला, साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि आप भी थोड़ी देर में यहाँ आओगे, पूछताछ करते हुए शिखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन था वो जिसने आपको ये आदेश दिया? और इतने बड़े बैंक के मैनेजर होने के बावजूद भी आप उसे मना नहीं कर पाए? मैनेजर महात्रे गंभीर चेहरे के साथ बोलते हैं, वो चाहे तो पल भर में इस पूरे बैंक को खरीद कर मुझे काम से निकाल सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से इसी बैंक में काम कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं मानता तो क्या करता, तुम ही बताओ? शिखर चीखते हुए पूछता है, आखिर कौन है वो? मैनेजर महात्रे सरलता से जवाब देते हैं, आपका शुभचिंतक। शिखर को फिर वही बात सुनकर पता लग गया था कि उसे यहां से भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला। उसका मन तो कर रहा था कि डेस्क पर रखा सारा सामान उठाकर फेंक दे, मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वो कमरे से निकल जाता है। जैसे ही शिखर बैंक के बाहर निकलने वाला होता है, आस्था उसके सामने आती है और झुककर उससे माफी मांगने लगती है, मगर शिखर गुस्से में बिना कुछ बोले उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है। शिखर देर रात को टैक्सी से होटल पहुंचता है और बाहर निकलकर ड्राइवर को जैसे ही पैसे देता है, कोई भागते हुए आता है और उसका बटुआ और फोन हाथ से छीनकर भागने लगता है। शिखर 2 पल के लिए अपने आप को संभालता है गिरने से, फिर तुरंत उस चोर के पीछे भागने लगता है। चोर भागते हुए सामने की गली में घुस जाता है। शिखर भी उसका पीछा करते हुए गली में घुस जाता है। गली में अंदर तक दीवार होती है और चोर भागते हुए दीवार के पास जाकर रुकता है। उसके सामने आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, वो फंस चुका है। ये देखकर शिखर भी हांफता हुआ रुकता है और पूछता है, मुझे मेरा बटुआ और फोन वापस कर दो, बदले में मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो। तभी सामने खड़ा नकाबपोश चोर जोरों से हंसने लगता है। शिखर की भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब उसे ऐसा आभास होता है कि उसके पीछे कुछ और लोग खड़े हैं। शिखर मुड़कर देखता है तो 4 नकाबपोश गुंडे सुनसान गली में उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। ये देखकर शिखर को मानो कोई सांप सूंघ गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों इन गुंडों ने उसे घेर रखा था। इससे पहले कि शिखर कुछ कर पाए, एक गुंडा कूदते हुए उसे गिरा देता है और जमीन पर पड़े शिखर को 5 गुंडे और करीब आकर घेर लेते हैं और एक साथ ही सब अपने पांव से उसे कुचलना शुरू कर देते हैं। शिखर अपना शरीर सिकोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर सभी गुंडे उसे लगातार पीटे जा रहे हैं। लात घूंसों की बरसात करते हुए शिखर चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर मार क्यों रहे हो मुझे? उन गुंडों में से एक जवाब देता है, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए। तेरी जो औकात है उसी में रहेगा तू हमेशा। आज के बाद अपनी औकात के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो यही होगा फिर से तुम्हारे साथ। शिखर के शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचा था जहां से खून नहीं निकल रहा हो। थोड़ी देर में शिखर और दर्द सहन नहीं कर पाता है और वो बेहोश हो जाता है। शिखर को अधमरा देखकर वे गुंडे रुकते हैं और सभी एक एक कर अपना नकाब उतार देते हैं। ये अंकुश और उसके साथी ही थे। अंकुश बोलता है, चलो जल्दी निकलो यहां से, अब तो इसने अपना सबक सीख ही लिया होगा। और सब के सब वहां से भाग जाते हैं, शिखर को लहूलुहान वहीं छोड़कर। अब क्या होगा शिखर का? क्या यही था शिखर का अंत? और कौन है वो शुभ चिंतक जो हमेशा शिखर से एक कदम आगे रहते हुए उसे मात दिए जा रहा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ